हेलो बच्चों, ये देखिए इसके चक्कर में हर दिन होता है, याद दिला देती है कि टाइम पे क्या। तो हम लोग लास्ट क्लास में बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। आज बोर एटॉमिक मॉडल में बहुत सारा हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है। सबसे पहला चीज हम लोग को सीखना है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। तो हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस ऑफ बोर मॉडल, और उसके अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब देखिए रदरफोर्ड ने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी तो गड़बड़ हो गई थी ना, गड़बड़। क्या बताया था रदरफोर्ड ने? उन्होंने कहा कि भाई ये अगर आपका एटम है और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर वो इस तरह से किसी सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जो आके वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ बॉम्बार्ड कर जाएगा। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या बोला वो सुनिए। रदरफोर्ड ने कहा कि देखिए आप जो रदरफोर्ड बोल रहे हैं, बोर बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड ने जो बोला है वो थोड़ा सा उसमें गलती कर दिया बोलने में। बोले क्या गलती कर दी है? बोले गलती कुछ ऐसा की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है ना, ये कोई ऐरा गहरा ऑर्बिट नहीं है, ये एक स्पेशल ऑर्बिट है। ये कोई ऐरे ही ऑर्बिट नहीं है, ये कोई भी XYZ ऑर्बिट नहीं है, ये एक स्पेशल ऑर्बिट है। जिस ऑर्बिट की खास बात है कि इसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट की खास बात यह होती है, जो कि मैं आपको बताता हूं स्टेशनरी ऑर्बिट किसे कहते हैं। ये वाले डायग्राम का तो काम नहीं है, मिटा देता हूं। इधर समझ गए ना इसके बारे में, तो इसको मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। स्टेशनरी ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट है जिस पर दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। एक फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा होता है और दूसरा फोर्स बाहर की ओर काम कर रहा है। जो फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स बाहर की ओर काम कर रहा होता है उसको कहते हैं एस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी दोनों ही एफ से ही स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग एफ कैसा किया जाए, सीपी लिख देते हैं ताकि सेंट्रीपिटल बुझाए, और एफ सीएफ लिख देते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल बुझाए। अब ये अंदर की ओर जो है वो कौन सा फोर्स है? एफ सीपी है, और बाहर की ओर जो फोर्स है वो क्या है? एफ सीएफ है। तो ये दो फोर्सेस जो हैं इसको यहां पर अलग अलग ये रखा गया है। एक है ये CF, और ये जो ऑर्बिट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अब इसकी खास बात है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। यानी जिस भी पर्टिकुलर जगह पर इनसाइड द एटम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होंगे तो क्या होगा? अगर नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो तो बॉडी एक्सीलरेशन में है कि नॉट एक्सीलरेशन में? अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे एफ सेंट्रीपिटल बराबर हो जाए एफ सेंट्रीफ्यूगल के, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और कहीं पर भी अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वहां पर एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। और हम लोग यही ना फंसे हुए थे। हम लोग कहां फंसे हुए थे? हम लोग इसी जगह पे फंसे थे ना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। इनने वो एनर्जी रिलीज का चक्कर ही खत्म कर दिया। क्या बोला? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो ये जो ऑर्बिट है जिसको वो स्टेशनरी ऑर्बिट कह रहे हैं, ये एक स्पेशल टाइप का ऑर्बिट है जिस पर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट पर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा वहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो का तो वो जो ऑर्बिट है उस पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, उसमें और एक्सीलरेशन आपको दिखाई नहीं देगी। एंड इफ द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो बोला कि कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेटेड होता है
और वो किसी सर्कुलर पाथ में है जो कि एक एक्सीलरेटेड पाथ है, तो एनर्जी रिलीज करेगा। पर ये तो कह रहे हैं भैया एक्सीलरेशन है ही नहीं इसमें, और एक्सीलरेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं करेगा। और इसी स्टेशनरी ऑर्बिट को आप स्टेबल ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अब ये कौन सा ऑर्बिट हो गया? स्टेबल ऑर्बिट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन इस स्टेबल ऑर्बिट में रहेगा उसे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और एनर्जी अगर रिलीज नहीं होगी तो जो अनस्टेबिलिटी एटम का रदरफोर्ड के मॉडल में दिखा, यहां पर वो और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से उसके चारों तरफ चक्कर काट सकता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसको आप पहले बना लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। डन। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। अभी बताएंगे, पहले आप लिख लीजिए, अभी जस्ट बताएंगे। अब अगला काम मेरा वही है कि ये दोनों फोर्सेस के बारे में आपको बताना। क्या? फॉल्स फोर्स है, वो स्यूडो फोर्स है। कुछ गड़बड़ रखे हैं क्या? लॉक लगा के रखे? जनरली बच्चा मोबाइल में लॉक कब लगाता है? जब अंदर कुछ ऐसा चीज है, प्राइवेट चीज है, जिसको आप पब्लिकली दिखा नहीं सकते, तब ने लॉक लगे। हम लोग का फोन में काहे लॉक लगेगा? नो लॉक, सब पब्लिक है, लाइफ पब्लिक है हम लोग का, तो फोन काहे प्राइवेट रहेगा? फोन भी पब्लिक है। लेकिन इनका देखिए, अब थोड़ा देर आप छोड़ दीजिए, फिर फोन देखिएगा वो हो जाएगा डिम, अब फिर हमको जाके उनसे खुलवाना होगा। क्या उसे हम नहीं जानते? तो आप लॉक खोल दीजिए ना, कि इसमें अब लॉके नहीं हो। हाँ चलिए, ये समझ गए, बढ़े आगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो पहले हम लोग ना सेंट्रीपिटल फोर्स को समझते हैं। जब कभी भी कोई बॉडी किसी किसी सर्कुलर मोशन में होती है, अब बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में होगी ना, तो उसके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप देखिए कार में जब आप लोग बैठते हैं, और कार में जब बैठ के आप, कार टर्निंग में रहती है, ऐसे सर्कुलर मोशन में है, तो आप देखिएगा कार अगर सर्कल की तरफ माने सर्कुलर मोशन में है, तो कार के अंदर एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब बॉडी देखिएगा ऑटोमेटिकली कहां झुक जाएगा? बाहर की ओर झुक जाएगा। अगर कार इधर टर्न कर रहा है तो आपका बॉडी कहां झुकेगा? इधर। कार अगर इधर टर्न कर रहा हो तो आपका बॉडी कहां झुक जाएगा? इस तरफ। ये कौन सा फोर्स है? ये वही फोर्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप क्या होगा? उस बस में ही अंदर की ओर ऐसे 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 घूमने चल जाएंगे ना। अगर कोई दूसरा स्यूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स आपको बैलेंस नहीं करेगा तो अपने जगह पे रहिएगा, आप तो धीरे धीरे अंदर की ओर खिंचाने लगेगा। एक सिंगल फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट करेगा तब तो आप अंदर चले जाइएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए नेचर ने क्या दिया? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया, जो कि एक फॉल्स फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, जो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर पर लग जाता है। तो जो अंदर आप सर्कुलर मोशन में जब आप ऐसे टर्न करके जा रहे होते हैं, तो आप इधर घूम इधर रहे हैं, लेकिन शरीर आपका ठीक जिधर आप घूम रहे हैं उसके उल्टे साइड पर आता है। तो ये जो फोर्स है जो इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, ये जो फोर्स है इसको कहते हैं एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको कौन सा फोर्स कहते हैं? एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फॉल्स फोर्स होता है या स्यूडो फोर्स होता है, और जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है उसको बोलते हैं एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे ख्याल से अब लॉजिक क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पर एफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? तो ये कौन है? यहां पे कौन है? न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, पर पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा है ना देखने में, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल जैसा वहां पे पढ़े थे वैसा ही फोर्स है। अब 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या होगा, तो Q1 की जगह पे मैं Z इंटू ई लिख दूं, कहेंगे सर Z क्या है, Z जो हो गया वो क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ जो भी एलिमेंट है उसका चार्ज प्रोटॉन का, तो मैग्नीट्यूड तो E ही होता है ना, तो ZE और इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का दूरी तो R ही है, तो ये हो गया, यानी फॉर्मूला बनेगा ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि हमारे इस केस में कौन सा फोर्स है, हमारे इस केस में कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल का, तो पहले सेंट्रीपिटल लिख लीजिए फिर सेंट्रीफ्यूगल के लिखवा देते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लीजिए, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखवा देते हैं क्या होता है, क्लियर। और ये दोनों फोर्स आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये फोर्स F इज इक्वल टू, ये दूसरा फोर्स है जिसको F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहे हैं, ये क्या है mv स्क्वायर बाई आर, ये किसके बराबर होता है mv स्क्वायर बाई आर, और ये v क्या है, जिस स्पीड से ये बाहर भाग रहा था, ये जो फोर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं mv स्क्वायर बाई आर, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, CF, हाँ वही सेंट्रीफ्यूगल CF ही है, क्योंकि इसको तो हमने अब इलेक्ट्रोस्टैट कर दिया ना, तो ये दोनों फोर्सेस हैं। और अगर हम चाहते हैं कि बोर का स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहे बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां तक लिख लिए, बढ़े आगे, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल लिखे, जल्दी जल्दी लिखिए। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में या स्टेबल ऑर्बिट में ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ये अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सीलरेटेड हो जाएगा, और एक्सीलरेटेड होगा तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी यहां काम करने लग जाएगी। तो यही बोर ने बताया कि जो ऑर्बिट है ये कोई साधारण ऑर्बिट नहीं है, ये एक ऐसा ऑर्बिट है जिसको हम लोग स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। और ये स्टेबल ऑर्बिट के अंदर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है इसका, जीरो के बराबर है। और अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है मतलब मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये अब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, और हमारा स्टेबल जो इलेक्ट्रॉन जाकर कहां स्ट्राइक कर रहा था, न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहा था, अब वो स्ट्राइक नहीं करेगा। पर ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब F सेंट्रीपिटल किसके बराबर हो जाएगा, F सेंट्रीफ्यूगल के बराबर हो जाएगा। और इन दोनों को बराबर जो हम लोग करेंगे, तो वो सिर्फ क्या बराबर करेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे। मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे तो सेंट्रीपिटल क्या था, Z E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, जहां पर अलग अलग जो चीजें हैं उसका वैल्यू लिख लीजिए। वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, लिख लीजिए Z इज एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग K भी कहते हैं, ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये होता है 9 इंटू 10⁻9 के बराबर, 9 इंटू 10⁻9 के बराबर। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और क्या है, v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
and r is what? Distance between nucleus and electron तो ये हमारा पहला जो डन। क्या हो गया भाई? एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर नॉट मास। तो ये पहला इक्वेशन है जो आपको, ये पहला इक्वेशन जो है ये आपको क्या रखना चाहिए? डब्बे में बंद कर लेना चाहिए। दी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसी के आधार पर अभी हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला इक्वेशन है। बढ़े आगे, जल्दी जल्दी लिखिए। कहाँ? के नहीं रे बाबू, के इज इक्वल टू है यहाँ पर, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, कूलम स्क्वायर इनवर्स। बड़े आगे बढ़ा जाए? अरे बोलते नहीं। अब देखिए, एक और बात है, जब कभी भी नेट फोर्स किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट पर, छोड़िए पहले मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर सर्कुलर ऑर्बिट पाएंगे। नेट फोर्स कहीं भी जीरो होता है, नेट फोर्स कहीं भी जीरो होता है, तो फोर्स की परिभाषा क्या है? आप क्लास 9th में फोर्स चैप्टर पढ़े थे ना, वहां सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, पढ़े थे ना। तो आपने F इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है? भाई dp बाई dt पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? अब बता रहा हूं, पढ़ लीजिए। F इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी dp बाई dt। अब मैं कह रहा हूं कि ये क्वांटिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब किसी चीज का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? जीरो। किसी चीज का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? जब ये पर्टिकुलर चीज कांस्टेंट हो जाए, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा? यानी जब कभी भी फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मोमेंटम क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब आप मोमेंटम को क्या कर सकते हैं? कंजर्व। मोमेंटम कैन बी कंजर्व। तो अभी इतना बस समझिए कि कहीं पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम पीरियड। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt, और किसी भी चीज का अगर डेरिवेटिव जीरो है, ये तो पता है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो तभी होता है जब वो पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आपने लीनियर मोशन में समझ लिया। अब इसी को अगर मैं एंगुलर मोशन में समझूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है। कहां पर? जो हमारा अभी सर्कुलर मोशन आपको दिखाया ना, इसमें भी तो नेट फोर्स जीरो है। नेट सेंट्रीपिटल किसके बराबर है? नेट सेंट्रीफ्यूगल के बराबर। तो ये भी फोर्स जीरो है, और यहां पे भी फोर्स जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम होता है dl बाई dt, ये टॉर्क के बराबर। ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई तो dl बाई dt क्या हो गया? जीरो, और l क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr के बराबर। किसके बराबर? mvr। तो mvr क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो अभी ये सेकंड इक्वेशन आएगा जहां पर mvr किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट के बराबर। ये लॉजिक क्लियर है? L इज एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज एंगुलर फोर्स। यहां पे सब सर्कुलर है ना, ये सब लीनियर में होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब हम लोग रोटेशन चैप्टर में सारा चीज पढ़ेंगे, पर अभी चूंकि इसकी आवश्यकता है तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए बस इतना बता दिया कि ऐसा होता है। बस वही नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख लीजिए। वैसे जब ये चैप्टर पूरी पढ़ाई होगी तो हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया? mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लिख दीजिए mvr विच इज एंगुलर मोमेंटम, mvr which is angular momentum of an electron, mvr which is angular momentum of an electron in a given stationary state, in a given stationary state, in a given stationary state
is represented by MVR is equal to constant, that is equal to MVR is equal to NH upon 2 pi. MVR is equal to NH upon 2 pi, और ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। कौन कौन सा? अभी देखिए, एक इक्वेशन ये बना था आपका, इक्वेशन नंबर 1 ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल टू MP स्क्वायर बाई R, और दूसरा इक्वेशन कहां बन गया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, वेयर H इज व्हाट? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और यही चीज को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लैंक से कितना इसका थ्योरी प्रभावित है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻34, -34 प्लस 34। देखिए जरा, n is any integer, n is any integral value प्लस 34, any integral value। और ये क्या है? n क्या हो सकता है? n कैन बी 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी। बाकी चीजें आप जानते ही हैं। डन। चलिए, तो अब आपके पास कितना इक्वेशन है? 2 इक्वेशन। अब आपके पास कितना इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। ठीक है, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। बढ़े आगे, बढ़े, जल्दी जल्दी लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। बढ़े, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या इंटरेस्टिंग अभी बताता हूं। आपके पास 2 इक्वेशन है। कौन कौन सा इक्वेशन है? जो इक्वेशन हमने अभी डब्बे में बंद किया था, जो इक्वेशन अभी हमने डब्बे में बंद किया था। क्या इक्वेशन डब्बे में बंद किया था? एक था ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, एक इसके बराबर है MV स्क्वायर बाई R के बराबर, और दूसरा इक्वेशन निकल के आया है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये 2 इक्वेशन से मुझे क्या निकालना है? R निकालना है। यहां से मैं V निकाल लेता हूं। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए, V इज इक्वल टू आएगा NH बाई 2 पाई MR आ गया। कोई दिक्कत? यहां से मैं V स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो Z या फिर आप ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू M बाई R इंटू V का वैल्यू अगर है तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या आएगा? NH बाई 2 पाई MR का होल स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर, ये समझ में आया ना, ये आधा से उधर है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसकी वैल्यू आपने कहां पुट कर दी है? यहां पुट कर दी है। इसको इक्वेशन नंबर 2, 1 की वैल्यू आपने कहां पुट कर दी है? 2 पे पुट कर दी है। या एक काम करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको हम सीधा सीधा ही लिख देते हैं, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 था। दूसरा इक्वेशन है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से V का वैल्यू निकाल लिए। V का वैल्यू कितना आएगा? NH बाई 2 पाई MR, और इसको आप क्या मान लीजिए? इक्वेशन नंबर
3 मान लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 3 से कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। पुट करने के बाद का कलर चेंज कर ले रहे हैं पेन का, यहां लिखिए जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई आर, और इसकी वैल्यू पुट कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई एम आर, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। वी की वैल्यू वहां पुट कर दी है, खोलें अब इसको, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है। चलिए अब यहीं इधर ही साइड पर करते हैं, क्योंकि अगले पेज में जाएंगे तो फिर इतना कॉपी करना मेरे लिए मुश्किल होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई आर, इसको देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, देखिए तो ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे ना जी, कर दिए। अब देखिए जो जो कट पिट रहा है सबको काट पीट दीजिए। 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, एक पाई जाएगा ना, हाँ एक पाई जाएगा, ठीक। तो एक पाई एक, ठीक है, हाँ हाँ वही कर रहे हैं, ये 2 काट दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ ये देखिए 1 एम से इसका 1 एम कट जाएगा, ठीक है, और कुछ तो नहीं। अब मेरे पास देखिए सिर्फ एक ही आर बचा हुआ है। हेडिंग क्या डाले हुए हैं, हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ, बस मुझे इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ धकेल दीजिए। आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, क्या क्या बचा है देखिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर ही है, ये एप्सिलॉन नॉट बचा है ना, ये कहां चला गया, ठीक है, ये इधर है, ये ऊपर चला गया। अब नीचे आइए, जेड ई स्क्वायर पाई एम, एक एम है ना, खत्म हो गया। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, इसको क्या कीजिए, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर पाई ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और इसको आप क्या कीजिए, डब्बे में बंद कर लीजिए। बताते हैं, इसको आप डब्बे में बंद कर लीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। लिखिए, लिख भी लिए। लिखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख लीजिए 8.854 इंटू 10 रेज़ पावर -12, 8.854 इंटू 10 रेज़ पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। डन, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब आप क्या कीजिएगा, सारी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। कौन कौन सा, h का वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 रेज़ पावर -34, एप्सिलॉन नॉट का बता दिया, पाई का वैल्यू 3.14, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31। इन सब को जब आप यहां पुट कीजिएगा तो जो आपका वैल्यू आता है वो किसके बराबर है, लिख लीजिए R इज इक्वल टू, वैल्यू जो आता है वो किसके बराबर है, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग, और ये आपका क्या हो गया,
ये आपका क्या हो गया, R का वैल्यू आ गया। यानी पूरा इतना सॉल्व करने के बाद Rn मतलब nth ऑर्बिट। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को और ये क्या कहना चाहता है उसको समझिए। R1 कीजिएगा तो कितना होगा, अच्छा एक मिनट, उससे पहले Rn करने से पहले मान लीजिए थोड़ी देर के लिए Z इज इक्वल टू क्या है, 1 है। हम लोग का ये जो बोर एटॉमिक ऑर्बिटल है किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये Rn अब किस में कन्वर्ट हो गया, अब Rn नहीं रहा, ये अब RnH हो गया, RnH हो गया, यानी ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू n स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। हुआ नहीं हुआ। अब मेरे को R1 निकालना है। R1 का वैल्यू क्या होगा, 0.529 इंटू n का वैल्यू 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। यानी जो अभी तक हम लोग बना रहे थे ना, क्या ये न्यूक्लियस और इसके सामने ये पहला ऑर्बिट। अब इस पहले ऑर्बिट का आज मुझे क्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया, वो कितना है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग है। nth ऑर्बिट 1 2 3 4 बदलते चलिए, समझ में आया। अब मुझे पहली बार पता चला कि इसका जो पहला ऑर्बिट होता है वो कितनी दूरी पर होता है, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग की दूरी पर होता है। कितना कैलकुलेटिव रहा होगा भोर साहब का कैलकुलेशन कि यहां तक, और आज भी सत्य है ये बात, माने ऐसे नहीं गलत हो गया है, ये आज भी क्या है, ट्रू है। सोचिए कितना बुद्धिमान आदमी रहे होंगे कि आपको उसका रेडियस का वैल्यू तक निकाल के बता दिए। अच्छा R2 मतलब जो मैट बेहुदा, R2 मतलब 0.529 बट दिस टाइम इट इज 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा, कैलकुलेटर है, इससे देखिए कितना है, 0.529 इंटू 4 इज इक्वल टू 2.116 एमस्ट्रॉन्ग। R3 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, 0.529 इंटू 9, 0.529 इंटू 9, 4.761 एमस्ट्रॉन्ग। आप एक चीज मार्क करिए, पहला वाला जो है, पहला ऑर्बिट से जो दूसरा ऑर्बिट है, ये इसका 4 गुना है। फर्स्ट ऑर्बिट से जो सेकंड ऑर्बिट है वो उसका कितना गुना है, 4 टाइम्स है। थर्ड ऑर्बिट उसका 9 टाइम्स है। ये चीज चमक रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब आप सेकंड ऑर्बिट बनाइएगा तो अगर ये इतना है तो सेकंड ऑर्बिट इसका 4 गुना होगा। जब आप थर्ड ऑर्बिट बनाइएगा तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब बहुत जैसे जैसे आप यहां से दूर जाते, माने जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जो ऑर्बिट्स है उसकी दूरी जो है वो कैसे होती जा रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसके 4 गुना दूरी पर कौन है, n इज इक्वल टू 2। इसके 9 गुना दूरी पर कौन है, n इज इक्वल टू 3। ये लॉजिक क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर हो रहा है। ऐसे ये 9 टाइम्स दूरी पर है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट जो होगा वो 16 टाइम दूरी पर होगा, फिफ्थ ऑर्बिट होगा वो 25 टाइम। यानी आप सोचिए कि जब मैं सीजियम की कहानी पढ़ा रहा था आपको तो बताए थे ना कि सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। सीजियम कौन सा नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, छठा ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस से 6 गुना दूर, 36 टाइम दूर। 36 टाइम दूर मतलब समझ रहे हैं, पहला ऑर्बिट जितना दूरी उसका 36 टाइम, बहुत दूर है, बहुत दूर। तब ना उसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका होल्ड कम था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताए थे ना। तो उसका होल्ड क्यों कमजोर है, बिकॉज उसका रेडियस जो है वो इतना बड़ा है। पर कैसे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कैसे है, ये वैल्यू यहां लिखा हुआ है, कैसे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर।
आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ द क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखिए। ये कर लिए, ये लिख लिए ये वाला, वेरी गुड। फोटो बना लिए, जल्दी जल्दी बनाइए। अच्छा ऐसे चाहेंगे तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं ना। अच्छा अभी यहां पे हमने अजम्पशन ले लिया कि ये कौन है, अगर मैं बेरियम के लिए बोलूंगा तो फिर निकाल लेंगे, बोरोन के लिए बोलेंगे जेड का वैल्यू चेंज कर दिएगा। क्वेश्चन लिखिए, उससे आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखिए। ये हुआ रेडियस, डन। एक स्टेटमेंट उसके नीचे लिखिए, द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, 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 द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड एज Bohr's रेडियस, इज कॉल्ड एज Bohr's रेडियस, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर या फिर 52.9 पिकोमीटर के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 0.529 एमस्ट्रॉन्ग या फिर 52.9 पिकोमीटर के बराबर, 52.9 पिकोमीटर के बराबर। तो ये इसका Bohr's रेडियस बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, बढ़े ना आगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, find the ratio of radii, find the ratio of radii for the second orbit of helium ion, for the second orbit of helium ion and third orbit of बेरिलियम 2+ आयन। इसका आपको रेशियो निकालना है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो। कैसे निकलेगा रेशियो, हाउ यू विल फाइंड द रेशियो। तो आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, आर एन इज इक्वल टू, आर एन इज इक्वल टू, देखो ना हीलियम का कितना है, 3 लिखा हुआ करा 2 हीलियम कहाँ है, हाँ तो वहां 2 है। और बेरियम कहाँ है, वहां 4 है, 3 के बाद 4। तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखिए आपको किसके किसके लिए निकालना है। तो सबसे पहले वो बोला है हीलियम के लिए निकालिए। तो He के लिए, He+ के लिए जो Z का वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। और बेरिलियम 2+ का जो Z का वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो दोनों के लिए आपको लिखना होगा, एक बार लिखना होगा Rn, हाँ Rn का फॉर्मूला लिखेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यानी एक चीज और आप समझिए, n जो है वो z के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे z बढ़ेगा उसका साइज कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और n बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये भी एक लॉजिक है। अब आप मान लीजिए n, यहां पर आप क्या निकालेंगे, R2 फॉर किसके लिए बोला है निकालने के लिए, हीलियम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और R3
फॉर किसके लिए बोला है? BE 2 प्लस के लिए। तो ये क्या होगा? 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 4। आपको इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। रेशियो पूछा है तो दोनों को क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिए। ये से ये कट जाएगा, ये 2 से इसका 1 2 कट गया, जो बच गया उसको लिख लीजिए। R2 हीलियम प्लस बाई R3 बेरियम 2 प्लस इज इक्वल टू, यहां सिर्फ क्या बच गया? 2, और यहां बचा 9/4। 4 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8/9। ये आपका क्या हो जाएगा? तो रेशियो क्या आया? 8:9 आया है। रेशियो इज 8:9। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? सिंपल है। बस क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसमें 2 ही वेरिएबल हैं। कौन कौन से? n और z। तो n और z का वैल्यू आप अलग अलग पुट कीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? एक और सवाल ये कर लिए, एक और सवाल करिए, बढ़े आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर आंसर। ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको खुद करना है, स्वयं से करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, इफ द रेडियस ऑफ second orbit of Li2 plus is x, किसके बराबर है? x के बराबर है। तो क्या सवाल पूछ रहा है आगे? फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा तो हो जाएगा। 1 मिनट मैं समय दे रहा हूं, सोचिए और सोच के उसके बाद प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का। तो अब x किसको कह रहा है पहले ये लिखिए कि वो x किस चीज को कह रहा है। तो आप देखिए, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस यानी R2 Li2 प्लस को, तो ये कितना होगा? 0.529 इंटू Li, ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, और Li क्या होता है? 3 होता है। यानी ये वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। ये आपको गिवन है। आपसे उसने पूछा क्या है? आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। फर्स्ट ऑर्बिट किसका पूछा है? हीलियम प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2। इसका वैल्यू आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है, वो भी किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। बस इसको आपको सोचना है और आंसर बताना है। क्या? अरे 2 को चीज पता है आपको, वो x दिया हुआ है, इसको कुछ y मान लीजिए, y इक्वल टू x, x कितना निकाल लीजिए। रेशियो तो निकालना है दोनों के बीच में। नहीं हुआ? नहीं रे, इन दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, और इसको आप क्या मान लीजिएगा? इसको y मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। तो y इज इक्वल टू निकालना है x क्या होगा? y इज इक्वल टू x क्या होगा? निकाल लीजिए।
तो इसको सॉल्व कीजिए, ये तो ऐसे कट गया, ये कितना आएगा 4/3 और ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो लिखेंगे 8/3 इज इक्वल टू x/y। हमको y को x के टर्म में निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/8x। और y क्या है, y है क्या, y इज रेडियस ऑफ हीलियम, यही ना पूछा था। तो क्या है रेडियस ऑफ हीलियम को आप उसके टर्म में निकालो, तो ये आंसर आ गया, यही तो आपका आंसर होगा। हाँ, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। y इन टर्म्स ऑफ x। हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ, पढ़े आगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ Bohr's रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ Bohr's रेडियस, हेडिंग डाल लीजिए। अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ Bohr's रेडियस। तो आज हम लोग रेडियस पढ़ लिए पूरा। अब उसी एक्सप्रेशन से, जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी पढ़े हुए ना कि 2 एक्सप्रेशन था, अब वहीं पर भी के जगह पर क्या पुट कर देंगे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें v इक्वल टू समथिंग आया हुआ है। अब यहां पे r है, वो r का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दिए, तो v भी आ जाएगा। जब एक बार r और v आ गया, तो उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी, और एनर्जी के बाद लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, यही 3-4 चीज, टाइम पीरियड निकालना है, और आपका सारा कैलकुलेशन खत्म। उसके ऊपर इस पर न्यूमेरिकल, फिर सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, फिर भोर को फेल करेंगे, भोर फेल करेंगे तो हाइजेनबर्ग आएंगे, डी ब्रोगली, श्रोडिंगर, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।